आज जो हम लोग टॉपिक लेंगे वो है भारत की फॉरेन पॉलिसी। हालांकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, और लेकिन इस समय आज एक छोटा सा टॉपिक इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे लेंगे हम लोग। भारत की विदेश नीति क्या है, और दूसरा राज्यसभा में इलेक्शन का पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन क्योंकि क्लास यूपीएससी की है तो हम लोग उस पर फोकस रखते हैं कि भारत की विदेश नीति क्या है। खासकर इस पे आपका टॉपिक रहेगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी डैश, ठीक है ना, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट्स, भारत की विदेश नीति उसका प्रभाव, ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे। अब जैसे अगर हम देखें कि जो भारत की विदेश नीति रही है 1950 के या 1947 के बाद से, अगर हम उसको एनालिसिस करते हैं, उस पर अगर हम चिंतन करें, उस पर अगर हम विचार करें कि भारत की विदेश नीति का आधार क्या रहा है, हालांकि इसको हम और भी डिटेल में आगे चलेंगे, लेकिन अभी आज एक शॉर्ट में काम करते हैं। भारत की विदेश नीति, देखिए किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति है वो दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो यह कि पहला आदर्शवाद, पहला क्या है आदर्शवाद, और दूसरा है यथार्थवाद। ये दो चीजें हैं, रियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक अप्रोच। भारत का जो आदर्शवाद था या भारत की जो विदेश नीति थी जवाहरलाल नेहरू के समय में, वो आदर्शवाद पर बेस्ड थी। अब आदर्शवाद का मतलब यहां पर क्या रहेगा, जिसमें नैतिकता है, जिसमें प्राकृतिक न्याय है, जिसमें अंतरराष्ट्रीयतावाद है, जिसमें हमारे जो मूल्य हैं उनको मानने की बात, यह आदर्शवाद है। यहां पर राष्ट्र को अगर नुकसान भी हो जाए तो राष्ट्र उस नुकसान को वहन करेगा, लेकिन अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेगा। इस आदर्शवाद की रणनीति पे चले, और हमने सबसे पहले गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया इसी आदर्शवाद के नीचे, कि अमेरिका जब उस समय दो ध्रुवों में बटा था, एक तरफ वर्ल्ड दो ध्रुवों में बटा था, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रशिया। तो जो द्विध्रुवी व्यवस्था थी, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसने तय किया कि हम किसी भी ग्रुप में, किसी भी ध्रुव में शामिल नहीं, हम किसी भी ऐसा नहीं कि हम केवल एक ग्रुप में चले जाएं। तो हमने गुट निरपेक्षता की बात लेकर के, जिसमें निर्गुट है ना, नॉन अलाइन जिसे कहते हैं। तो जब हम गुट निरपेक्षता की तरफ गए तो हमने कहा कि ना हम अमेरिका की पूरी बातें मानेंगे, ना अमेरिका की तरफ झुकेंगे, ना हम रसिया की तरफ झुकेंगे। आपने देखा तराजू, अब तो धीरे धीरे जो अगली नई जनरेशन आएगी उसे तराजू नहीं पता होगा, सब डिजिटल हो गया, धीरे धीरे खत्म हो रहे ना वो तराजू। अब वो गेहूं तोलने के लिए भी बड़ा वाला आता है, वो इतना बड़ा सा लोहे का रखा होता है, उसमें रख दो, है ना। अब तो तराजू गायब हो रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग तो इस जनरेशन को क्या अपने तराजू देखा है, अभी भी दिखने को मिल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं। तो तराजू में एक ऐसी होती है नोक जैसी, उसी से पता चलता है कि आप वो जो वजन कैसा है। अगर बिल्कुल बीच में है तो इधर जो बांट रखा है, इधर जो सामान रखा है वो 1 किलो है, और 5 किलो का बांट रखा है, बीच में है तो 5 किलो है। तो भारत क्या था, वो उस नोक की तरह था। गुट निरपेक्षता का आदर्शवाद की बात थी, नैतिकता की बात थी। हम ना इधर झुकेंगे ना उधर झुकेंगे, हम अपने देश के लाभ के लिए भी नहीं झुकेंगे, हम नैतिक मूल्य जो कहेगा, जो मॉरलिटी कहेगी, हम उस पर निर्भर रहे। ये भारत की विदेश नीति का आधार। लेकिन 21वीं सदी में, और ये बहुत लंबे समय तक चला, 21वीं सदी में आकर के नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे पहले इस आदर्शवाद की जो विदेश नीति है उसको यथार्थवाद के साथ जोड़ा। अगर आप ये कहें कि अब जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, क्या वो केवल और केवल भारत की लाभ के लिए रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी बना दी भारत सरकार ने, तो वो भी नहीं है। भारत सरकार ने एक संतुलन बनाया, एक बैलेंस बनाया रियलिस्टिक अप्रोच में और आइडियलिस्टिक अप्रोच में। अब भारत ऐसा नहीं कि अपने मूल्यों को, अपने सिद्धांतों को उसने छोड़ दिया है, लेकिन मूल्य और सिद्धांत के साथ साथ राष्ट्र को क्या बेनिफिट मिले, भारत को क्या लाभ मिले, इसको उसने बहुत जो है प्रखरता दी है। उसमें हमने इस जो अपनी विदेश नीति है, इस विदेश नीति में हमने सबसे पहले एक काम यह किया कि हमारी जो आर्थिक शक्ति है, उस आर्थिक शक्ति का उपयोग अपनी विदेश नीति को संतुलित करने में किया।
जैसे चाइना वाला मैटर होता है, तो आप देखोगे कि चाइना के मैटर में भी हमने चाइना जबकि दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, हम पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हमने इस तरह से संबंध बनाया कि जो उसके मित्र राष्ट्र थे, जो हमारे अगेंस्ट थे, हमने उनके व्यापारिक ट्रीटीज करके, आप देखोगे सऊदी अरब वगैरह देशों से हमने अपनी तरफ, पूरे जो अरब वर्ल्ड के इस्लामिक राष्ट्र हैं वो भारत की तरफ एक समय झुके हुए नहीं थे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट उनसे लेते थे। लेकिन हमने कुछ ऐसे बनाए कि वहां न केवल हमारे आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध, कल्चरल रिलेशन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप उम्मीद नहीं कर सकते ना कि यूएई में मंदिर बन जाए, वो भी इतना भव्य। यूएई के जो शासक हैं सलमान जी है ना, उनको मंदिर के दो मॉडल दिखाएंगे, एक जो ये बना हुआ है ऐसा, दूसरा घर जैसा, बाहर से घर लगे अंदर मंदिर। अपने गांव देहात में देखा होगा ऐसे भी मंदिर मिलेंगे ना, जहां शिखर नहीं होता मंदिर का, घर होता है। मंदिर का शिखर हो गया तो मंदिर जैसा दिखने लगता है, लेकिन बहुत जगहों पर आप ऐसे भी मंदिर देख लेंगे जहां शिखर नहीं होगा, घर होगा, अंदर मूर्ति स्थापित होगी। तो यूएई के सलमान जी ने कहा कि मंदिर है अगर बन रहा है तो मंदिर दिखे भी, तो भव्यतम तरीके से फिर वो मंदिर बनाया गया। इवन देन जो हाँ गंगा यमुना की नदियां भी बनाई गई आर्टिफिशियल, और यहाँ से पानी लेके जाएगा गंगा नदी का, यमुना का। तो अगर वो कह रहे हैं कि यमुना नदी बनी है और बह रहे हैं, तो यमुना का ही पानी है वहां। काशी का घाट बनाया गया है तो उसमें गंगा का पानी, इस तरह से भव्यतम मंदिर बनाया गया। तो ये हमारी विदेश, यही तो हमारी कूटनीति है। जिस राष्ट्र से हमारे राजनयिक संबंधों में भी कभी नरम कभी गर्म चीजें रही हो, वहां राजनयिक संबंध तो अच्छे हुए ही। हमारी विदेश नीति का सफलता ये रही कि हमारे कल्चरल रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं। आप सोचिए इस्लामिक वर्ल्ड में इतना ग्रेट मंदिर, आप इसे छोटी घटना मत मानिए, ये कल्चरल रिलेशन का पीक है इस समय यूएई से भारत का। हम चरम संबंधों पर हैं, क्योंकि किसी दूसरे के धर्म का समर्थन करना ये कूटनीति का चरम माना जा सकता है, पीक माना जा सकता है। हम कूटनीतिक संबंधों में क्या करते हैं, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में एक जैसे विचार, एक भारत की किसी एक बात पर यही का हमें समर्थन, सऊदी अरब का हमें समर्थन, हमारे ट्रेड बहुत अच्छे हो जाए, ये कूटनीति है। जहां तक कूटनीति मानता हूं ना, और अच्छी कूटनीति है। इसके ऊपर अगर कल्चर का हो जाए, धर्मों का आदान प्रदान होने लगे, या धार्मिक सहिष्णुता की बात होने लगे, या सऊदी अरब जैसे राष्ट्र में जहां इब्राहिम विचारधारा का चरम है, यूएई वगैरह में, जहां दूसरे धर्म के लिए कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं था, उस देश में मंदिर बन जाए, महत्व बात छोड़ दीजिए, उस देश में उस धरा में अगर मंदिर बन जाता है, तो मैं मानता हूं कि ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है। आप देखेंगे, आप कोरोना जो वैक्सीन डिप्लोमेसी हम लेकर के आए, हमने वैक्सीन दिया मानवता के हित के लिए दिया ना, लेकिन उसमें भी हमने कहीं ना कहीं पर अपने राष्ट्र के बाद में जिनको वैक्सीन मिली कोरोना काल में, अपने यहाँ तो एक कहावत है, भारत सरकार तो हमें लगता है सामान्य कहावतों में चलती है, क्या कि बुरे वक्त में अगर किसी ने मदद की तो उसे जरूर याद रखो। ये मनुष्य का स्वभाव है, बहुत लोग भूल जाते, लेकिन सब अब कोरोना काल में जिन जिन को अपने वैक्सीन दी, उन सब ने आज तक हमें याद रखा कि यार बुरे वक्त में साथ दिया था, यार बुरे वक्त में साथ दिया था। तो हमने अंतरराष्ट्रीय दबावों को मानना बंद कर दिया है। एक सीमा से ज्यादा अब हम प्रेशर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अब हम मानते हैं कि हम वो काम करेंगे जो भारत कर सकता है, भारत के हित के लिए अच्छा है। देखिए संतुलन, देखिए वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या था, हमारा आदर्शवाद कि हम संपूर्ण मानवता की सेवा करेंगे, आदर्शवाद है। लेकिन चीन के मैटर में जब बात आता है, चीन को हम घेरते हैं, तो उसमें हम आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद का भी ध्यान रखते हैं। पीओके के मैटर में हम आदर्शवाद की बात नहीं करते ना, आदर्श क्या हमारा है हम लेंगे। अब कहते नहीं नहीं वो पाकिस्तान बेचारे को परेशान नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे तो पाकिस्तान के बहुत सारे नागरिक मारा जाएंगे, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, हम नहीं करेंगे, और हम उसके लिए कोई भी कीमत अदा करेंगे, लेकिन युद्ध के लिए हथियार नहीं उठाएंगे। यह आदर्शवाद है। युद्ध भी इस मानवता का आवश्यक अंग है। मनुष्य, जब युद्ध नहीं हो रहे क्या दुनिया में, अभी भी युद्ध चल ही रहे ना। युद्ध भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हालांकि वैदिक काल में था युद्ध, तो हम लड़ते ही थे, लेकिन 21वीं शताब्दी युद्ध का काल नहीं, भारत कह रहा है ये बात।
तो क्या भारत अपने हथियार बंद कर देगा, ब्रह्मोस मिसाइल बनाना बंद कर देगा, तेजस बंद कर देगा? बोले युद्ध का काल तो है नहीं, युद्ध क्यों बना रहे हो, वेपन्स क्यों बना रहे हो जब युद्ध का काल ही नहीं है? कहते हैं कि जब गरीब आदमी कहता है कि पैसे का कोई महत्व नहीं, तो उस बात का कोई महत्व नहीं। कहावत है कि ये कहने के लिए कि पैसे का कोई महत्व नहीं होता जीवन में, आपको अमीर होना पड़ेगा। इसी तरीके से ये कहने के लिए कि युद्ध का कोई महत्व नहीं है, युद्ध का समय नहीं है, ये कहने के लिए भी आपको ताकतवर होना पड़ेगा। गरीब आदमी कहता है युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो क्या लड़ नहीं सकते? तो काहे को कह रहे हो? तभी तो कह रहे हैं। अमेरिका अगर कहे, रसिया अगर कहे, भारत अगर कहे, चाइना अगर कहे कि नहीं नहीं युद्ध का ठीक नहीं है, तो हम विश्व शक्ति हैं। तो जब ये विश्व शक्तियां कहती हैं, जर्मनी कहे, फ्रांस कहे कि नहीं नहीं युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए, उसका महत्व है। अब नेपाल कहे तो नहीं लड़ा जाना चाहिए, भूटान कहे या युद्ध हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि युद्ध का काल नहीं है, श्रीलंका कहे, घाना, चाड, नाइजर कहे कि युद्ध का काल नहीं, कौन सुनेगा? बोले जब खाने के लिए नहीं, हथियार नहीं, तो तुम तो ये कहोगे। जो चीज आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो आपके पास हो तब तो ठीक है। तो भारत ने अपनी कूटनीति में रियलिस्टिक अप्रोच को भी लाए, भारत का हित भी हो। हमने उन देश के सैन्य शासकों से भी संबंध बनाना शुरू कर दिया। आप देखिए म्यांमार से भी, आप देखिए अफगानिस्तान से भी। हमारे विदेश नीति में ये था ना पहले, अगर जवाहरलाल नेहरू जी के समय की विदेश नीति होती, इवन देन अटल बिहारी वाजपेयी जी की समय की, यानी 20वीं सदी की अगर हमारी विदेश नीति होती, तो हम अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से कोई भी संबंध नहीं रखते, हम म्यांमार की सैन्य सरकार से कोई भी संबंध नहीं रखे। हमने दुनिया में कभी भी तख्ता पलट को स्वीकारता नहीं दी 20वीं शताब्दी में। हमने माना कि तख्ता पलट नहीं होना चाहिए, जो सेना की सरकार उससे संबंध खत्म कर लेते थे। अब हुआ क्या, जैसे म्यांमार का है, हमने सेना की सरकार से संबंध खत्म कर लिए, चाइना ने बड़े अच्छे संबंध बना लिए, हमारा आदर्श रखा रहेगा, युद्ध के समय में हमको घेरने में म्यांमार उसके साथ खड़ा है। तो हमने विदेश नीति में माना कि हम किसी देश की इंटरनल पॉलिसीज में नहीं, वहां की जो भी सरकार है, चाहे चुनी हुई सरकार हो और चाहे वो फिर थोपी गई सरकार हो, चाहे सैन्य सरकार हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, हम उस सरकार से अपने संबंध बना के रखेंगे, उस सरकार से अपने संबंध नहीं खत्म करेंगे। बात समझ में आई? तो जो भारत की विदेश नीति है वो अब रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना? अगर आप देखें कि भारत ने आदर्शवाद की जो विदेश नीति अपनाई, उससे भारत को क्या नुकसान हुआ? देखिए, कोई भी चीज आप करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। इसीलिए आप जैसे आज आप अगर आप कहें अपनी विदेश नीति के लिए कि ये जो हमारी विदेश नीति है ये प्योर रियलिस्टिक बेस है, तो ये भी गलत है। हमने आदर्शों को रखा, वैक्सीन डिप्लोमेसी या कोरोना काल में जो हमने दुनिया को मदद की मेडिसिन से, कोरोना वैक्सीन से, और इवन देन अमेरिका जैसे देशों ने, फ्रांस जैसे देशों ने 5-5 डोज अपने आप बचा के रख ले कि हमारे लोगों को जरूरत होगी तो 5 गुना, जितनी पॉपुलेशन को लगनी उसका 5 गुना। और हम क्या करते थे कि जितना प्रोड्यूस करते थे उसका मान लिया हमें जितना हम लगा सकते हैं उतना रोक लेते थे कि एक हफ्ते तक में हम इतना लगा सकते हैं, उतना रोक लिया। जो बचा किया थोड़ा हमने ज्यादा प्रोड्यूस किया, थोड़ा भी ज्यादा कर लिया, तो हम अपने किसी मित्र देश को या मित्र देश को, शत्रु देश को तो देंगे नहीं, तो अपने किसी मित्र देश को मदद कर देते थे। ये हमने किया, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो ये हमारी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसका बड़ा महत्व बढ़ जाता है उसके साथ। इज इट क्लियर? तो जो हमने आदर्शवाद और यथार्थवाद संतुलन रखा है, हमने किसी को नहीं छोड़ा अपनी विदेश नीति में। आदर्शवाद भी है और यथार्थवाद भी है। इज इट क्लियर? तो जो इस समय बात की वर्तमान विदेश नीति है वो भारत के क्या है, लाभ पर आधारित है, भारत सेंट्रिक है, इंडिया सेंट्रिक है, लेकिन बेईमान हुए बगैर। अपनी जो मूल पॉलिसी थी, हमारी मूल पॉलिसी क्या थी? आदर्श, रियलिस्टिक, हमने उसको भी रखा। तो हमने एक समावेश किया अपनी विदेश नीति में जिसमें आदर्शवाद भी है और रियलिस्टिज्म भी है। और उससे क्या फायदा हुआ, हम दुनिया में अब हमारी बात सुनी जा रही, वरना होता क्या था, पाकिस्तान की बात सुन ली जाती थी और हमारी बात कोई सुनते नहीं था। भाई हम सुना करते थे कि भारत एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है और पाकिस्तान तमाचा मार के चला जाता था, हमारे चला जाता था ना। हम बस केवल गरमा के रहते, हाँ देख लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हम क्या हुए कि हमारी सेना पहुंच गई,
कारगिल वार में 1 साल तक बने रहे, लेकिन हमने एलओसी क्रॉस नहीं किया। अगर हमारी सेना पीछे से जाकर के हमला करती तो हम आसानी से उनको छुड़ा सकते थे चौकियां अपनी। तो हमने एयरफोर्स का उपयोग, सीमित उपयोग किया, आर्मी के माध्यम से छुड़ाया। जो ऊंचाई पर बैठे थे पहाड़ों पे, हम नीचे से चढ़े, उसी पे कई फिल्में बनी, एलओसी कारगिल बनी, और ऋतिक रोशन की भी कोई फिल्म आई थी लक्ष्य, लक्ष्य बनी है ना। शेरशाह नहीं आए थे, शेरशाह तो जासूसी बेस्ड है, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस समय अगर उपयोग हमने आदर्शवाद छोड़ दिया होता, मोदी की सरकार होती तो घुस जाते ऐसे जगह, बड़े इतने तो घुसना घुस जाओ। तब ये थोड़ा था कि नहीं हम उनकी बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे, बोले इतना ऐसे करना घुस जाओ, बस खत्म बात, देखा जाएगा। अभी हमने तो किया ना ऑपरेशन पीओके में। हम कश्मीर घुसने की बात नहीं कह रहे थे, पीओके में भारत नहीं घुसा, ठीक है। तो ये जो आदर्श थे हमारे, ये कहीं ना कहीं पर राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते। तो इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, उसने अब ऐसी जगहों पर जहां आदर्शवाद की जरूरत है वो आदर्शवाद, जहां मदद की जरूरत है वो हाथ खोल के मदद करता है। लेकिन अगर आपने हमें कष्ट देने की कोशिश की तो फिर कहीं कनाडा में भी आतंकवादी मर जाते हैं, कहीं पाकिस्तान में भी आतंकवादी मर जाते हैं। अब उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, तो भारत के ऊपर आरोप लगता है, हालांकि भारत ऐसा कोई काम कभी करता नहीं। तो कुल मिला के भारत की जो विदेश नीति है वो आदर्श पर बेस्ड और रियलिस्टिक अप्रोच पर बेस्ड हो गई है।